नमस्कार आप सभी लोगों को, आप लोगों का स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जहाँ पे हम ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं। और इस सेकंड पार्ट पे हम वेदर जो इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में हम जानेंगे, जो कि हमने पिछले चैप्टर में शॉर्ट में जाना भी था थोड़ा बहुत। और हम इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, और इसमें क्या दिया गया है इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है जो 6 स्टैंडर्ड में आपने जो एसएसटी की बुक पढ़ी होगी या साइंस की बुक पढ़ी होगी, उसमें आपने बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा होगा। मेजरिंग द थर्मामीटर, द क्लिनिकल थर्मामीटर, एक जिसको आप जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर आपको टेम्परेचर, आपका बुखार में जो टेम्परेचर होता है उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड द लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये लैब वगैरह में प्रयोग किया जाता है, जो कि साइंस की लैब होती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल। वन ऑफ देम इज द Celsius scale, another is a Fahrenheit. Okay. तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं, वन ऑफ इज द सेल्सियस स्केल और अनदर इज ए फ़ारेनहाइट स्केल। दो तरीके के स्केल हमारे सामने आते हैं। जब भी हम टेम्परेचर की हम देखते हैं अक्सर 15 डिग्री सेल्सियस, तो लिखा कैसे होता है, तो कुछ इस तरह से 15 डिग्री सेल्सियस को लिखा होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वही 59 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, और आपको कुछ 59 डिग्री एफ लिखा हुआ दिखेगा। तो ये टेम्परेचर के बारे में कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्नो मेल्ट क्विकली व्हेन इट्स वार्म। तो ये हम अक्सर देखते होंगे जब भी अगर हम स्नो वाली हिल्स एरियाज़ में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पर हम देखते होंगे कि जैसे ही धूप पड़नी शुरू होती है तो स्नोज जो है वो बर्फ़ जो है वो गल जाती है और पानी के फॉर्म में वो वेपराइज हो जाती है। और दूसरा पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है क्लाउडी वेदर। ये क्या कर रहा है, इट्स गेटिंग कोल्ड। ये क्या कर रही है, ये हमारे ठंड ठंड हो रही है। ये क्लाउडी वेदर में ठंड अक्सर होती है। तीसरा पिक्चर हमारे सामने दिया हुआ है यहाँ पे कि इन विंटर कोकोनट ऑयल टर्न सॉलिड। तो ये जो कोकोनट ऑयल या जो हमारा कोकोनट अक्सर हम देखते होंगे हमारे घर में यूज़ होता है, ये ठंडों में जमना शुरू हो जाता है और कूल टेक लॉन्गर इट्स एन कोल्ड। तो यहाँ पे जो ठंड मौसम है उसमें अपने जमने में इसको अधिक टाइम लगता है। दही को, जो दही है इसको जमने में जाड़ों में बहुत टाइम लगता है, गर्मियों में बहुत जल्दी जम जाता है। ये कुछ एग्जांपल हमारे सामने दिए हुए हैं ठंडे और गर्म के में क्या अंतर होता है। तो टेम्परेचर क्या है, आगे हम टेम्परेचर के ही बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज सर्वेल टाइप ऑफ द थर्मोमीटर, सम सिंपल मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर, अदर इज रिकॉर्ड the maximum and minimum temperature during a day. Thermometer often use a colored liquid with the expand when the temperature increase. However, more and more digital thermometer are preferred as they are more precious and can record more data. तो यहाँ पे हमारे जो थर्मोमीटर हैं वो दो अलग अलग तरीके के यहाँ पे थर्मोमीटर बताए गए हैं। जबकि कुछ हमारे आसपास के परिवेश के तापमान को मापते हैं। अदर रिकॉर्ड्स के लिए हम तापमान, दिन के अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम जो तापमान होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको मापते हैं। तापमान जो प्राय रंगीन द्रव का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, यानी कलर जो यहाँ पे लिक्विड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तापमान को मापने के लिए। तापमान बढ़ने पर ये फैलेगा और जो डिजिटल जो टेम्परेचर मापने के लिए जो डिजिटल मीटर है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वह ज़्यादा सटीक होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो एक्चुअल में जो होता है वो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे जो तापमान के जो रिकॉर्ड है उनको उपयोग अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो सांख्यिकीय उपयोग है, जो स्टैटिक्स डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए भी
इसको सम्मिलित किया जाता है। रेंज या स्टैटिक्स का यूज़ क्यों किया जाता है? डेटा जो है आगे के लिए हम प्रेडिक्शन करने के लिए सूचनाओं आंकड़ाओं को जो कलेक्ट करते हैं उसके साथ साथ उस पर प्रेडिक्शन करने के लिए, भविष्यवाणी करना या फिर घटनाओं को पहचानना, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड माइनस में जो मिनिमम टेम्परेचर है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये यूजुअली 24 आवर का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी तापमान की जो सीमा है वो क्या होती है? तो वो होती है दिन का जो तापमान है उसका मैक्सिमम और मिनिमम, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ टेम्परेचर या तापमान की सीमा। और मेन डेली टेम्परेचर क्या होता है? यानी कि जो एवरेज या औसतन जो दैनिक तापमान है वो क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे डिवाइडेड बाय 2। यानी कि दिन का जो अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान हमने प्लस से इसको नोट कर दिया, और अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़ करके, सपोज 16 है और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री है, तो यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम को 18 और अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 9 जो होगा वो हमारा एक एवरेज टेम्परेचर होगा पूरे दिन भर का ही, ऑफ द डे। तो उस दिन का जो तापमान होगा वो होगा 9 डिग्री एवरेज टेम्परेचर पूरे दिन भर का। तो ये हमारा मेन टेम्परेचर होगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, एक अधिकतम और न्यूनतम तापमान को घटा दिया। अधिकतम तापमान जो अगर हम यहाँ भी 16 ही लें और घटा दें तो ये जो तापमान होगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा क्या होगा? रेंज, टेम्परेचर की रेंज होगी जो पूरे दिन भर की है। तो यहाँ पे एक और हमारे सामने डोंट मिस आउट करके एक कॉलम दिया हुआ है। द इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वह सेटअप 1875। ये सेटअप कब हुआ था? जो मौसम विभाग है, जो मौसम विज्ञान विभाग जिसको हम अक्सर हम भविष्यवाणी करते हुए देखते हैं, ये उसका लोगो, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ऊपर से अशोक स्तंभ और आदित्यात् जायते विष्टि, ये इनका स्लोगन है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो हाँ, इसके बारे में द मोटो इज आदित्यात् जयते विष्टि, विच मीन्स फ्रॉम द सनराइज एरिज रेंज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सूर्य से वर्षा होती है। ये कहाँ से लिया गया है? ये मनुस्मृति से लिया गया है। जो एशियन टेक्स्ट है हमारा, जो प्राचीन जो हमारा ग्रंथ है, उससे ही इस स्लोगन को लिया गया है। तो ये क्या करता है? वह ये कहते हैं कि फ्रॉम द सन एरिज रेन, फ्रॉम द रेन कम फूड। तो सूर्य से वर्षा होती है और वर्षा से भोजन, और भोजन से ही हमें अन्न प्राप्त होता है, और भोजन या अन्न से जीवन क्या होता है? उत्पन्न होते हैं। जीव या जीवन जो हमारा है वो रहता है। तो क्या आप इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सूर्य से वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है? तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि जब तक सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी तो वेपराइजेशन नहीं होगा। इवेपराइजेशन वो अक्सर तभी हो पाएगा जब सूर्य की गर्मी मिलेगी, और सूर्य की गर्मी मिलने से अब इससे क्या होगा? बारिश होगी, और बारिश से फसल उत्पन्न होगी, फसल से हम अपने खाने पीने की वस्तुएं उत्पादन कर पाते हैं, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। ये हमारा इसका सोचना। बाकी आप और क्या सोचते हैं? आपको आसपास में या आपने किताबों में क्या क्या देखा है, उसके बारे में भी आप लोग इसमें तैयार कर सकते हैं। आगे है कि यहाँ जो मध्य प्रदेश के बारे में एक स्टोरी, यहाँ पे एक जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश के एक नगर का तापमान एक तालिका द्वारा प्रस्तुत इन्होंने किया है आगे पेज में। और तो ये क्या है? यहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना है, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी है, इसका आकलन करने के लिए बोला गया है। इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है और ये मिनिमम टेम्परेचर है।
दोनों का रेंज हमें जानना है। इनको प्लस करने के बाद 29 और 16 45/2 अगर हम कर दें तो ये इसका रेंज जो है टेम्परेचर की वो निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आप इसका सबका रेंज निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। सो अगला हमारा जो टॉपिक है प्रेसिपिटेशंस यानी कि वर्षण। हिंदी में हम बोलते हैं वर्षण। और वर्षण क्या है? इफ ए न्यूज से दैट इज पर्टिकुलर प्लेस रिसीव 30 mm ऑफ रेनफॉल इन अ डे, व्हाट डज इट मीन? हाउ इज इट रेड फॉर मेजर? तो ये अक्सर हमारे सामने न्यूज आती है कि किसी स्थान विशेष पर या किसी जगह पर क्या हो रहा है कि 30 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे मापा जाता है, यही हमें जानने के लिए यहाँ पे बोला गया है। द amount of rainfall is measured with the help of the instrument called rain gauge. When it rains, the water fall into a funnel and is collected in the cylindrical. A scale is attached to the cylinder to measure the depth of rainwater collected. For example, when the height of the water collect in 5 mm, one says that area receive 5 mm rainfall. तो यहाँ पे हमारे सामने डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे एक फ्यूनल दी हुई है और जिसके अंदर अगर इसके अंदर बारिश पड़ेगी और ये नीचे स्केल लगाया हुआ है, इस स्केल में 5 mm यहाँ पे बारिश दिखा रखी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 5 mm इस एरिया में बारिश हुई है। तो मेजरिंग स्केल है ये, और ये कलेक्टिंग फ्यूल, ये इसके अंदर कलेक्ट करके पानी जा रहा है, बारिश का पानी इसके अंदर जा रहा है। और ये मेजरिंग ट्यूब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं पॉइंट्स। तो ये ही हमारा इसका कहने का मतलब है कि बारिश कैसे, इसके ऊपर जब जितनी बारिश आएगी वो जा तो इतने पूरे एरिया का ही रही है। सिलेंडर जो हमारा लगा हुआ है, इस पूरे सिलेंडर का एरिया में जितनी भी बारिश हुई है वही उस पूरे इलाके में भी हुई होगी, क्योंकि बारिश तो सभी जगह एक जितनी हुई है। तो इसलिए इसके थ्रू जब अंदर पानी जा रहा है वो कितना जाएगा वो स्केल के अंदर बताएगा। तो ये इसका मतलब था। और यहाँ पे एक और स्टोरी हमारे सामने दी हुई है कि जो हमारा चित्र था जिसमें हम बारिश को माप रहे थे, ये डायग्राम जो रेन गेज का बनाया हुआ था, इसको एक खुले स्थान पर ही रखना चाहिए। इसको आप अपने छत पे या किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर पूरी तरह से बारिश आए। और इससे इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट, द माइट ऑब्जेक्ट रेन, ये ऐसा कोई भी जो है ऑब्जेक्ट इस पर प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, कोई बाधा ना बन सके, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। और इस वर्षामापी जो स्थल है इसको एक समतल स्थान पर रखना चाहिए, ताकि सरफेस जो होगी इसकी अगर प्लेन अगर सरफेस होगी तो ये एग्जैक्ट आपका जो वर्षा हुई है उसको बता पाएगा। तो यही इसमें प्रतिदिन, हर महीने, या इसको हम किसी भी तरीके से नाप सकते हैं कि कितने दिन में का हमें वर्षा के जो गेज है वो कितना नापना है, कितने दिन का नापना है, कितने महीनों का नापना है, वीकली या हर महीने। ये हमने वेरिएशन भी हो सकते हैं इसमें, वो वेरिएशन भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये नोट करते जाते हैं हम लोग। जब भी जोग्राफर जो है वो वर्षा को नाप करके बता रहे होते हैं तो वो पर डे का, पर घंटे का मेजर करते हैं और उसको बताते हैं। वायुमंडलीय दाब। अब ये क्या करता है, our body quite aware of temperature and rainfall, but you may also have experienced that the weather sometimes feel heavy as before a thunderstorm. That is related to with atmospheric pressure, which is the pressure extract by the weight of the air above the around us. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो शरीर है
उसमें तापमान और वर्षा से हम अच्छी तरह से हम अवेयर होते हैं, परिचित होते हैं। कि तो आपने ये भी अनुभव किया होगा कि आंधी तूफान से पहले मौसम भारी भारी सा लगता है और वायुमंडलीय दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से संबंधित होता है, यानी उसकी वजह से ही ये हो रहा है। और वायुमंडल के जो भार के द्वारा हमारे ऊपर आसपास लगाया गया है, वायु के जो भार के द्वारा ही उसका जो वेट जो अभी हमें भारी भारी सा लगने लगा है, उसकी वजह से प्रेशर बन रहा है। क्योंकि वायुमंडल में अगर जब प्रेशर बनेगा तो हैवीनेस फील होगी। तो आगे देखते हैं, वायुमंडलीय जो दाब है वो समुद्र के पास अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेपराइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा दाब लग रहा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और एयर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है कोस्टल एरियाज पे। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी एंड कोस्ट एंड लोअर एज वी गो हायर अप इनटू ए माउंटेन। तो यहाँ जब माउंटेन पे ये लड़की खड़ी है तो यहाँ पर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर जो है, लो एयर है तो और लो टेम्परेचर भी है। और जबकि यहीं जब समुद्र के किनारे पर कोस्टल एरिया पर जब ये खड़ा है बच्चा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, वायुमंडल का प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई रहता है यहाँ पे। ये दोनों ही बातें हमारे। तो यहाँ पे दूसरा एक और पॉइंट इन्होंने बोल रखा है कि जो हमारे जैसे जैसे हम पहाड़ियों पे ऊंचाई पे चढ़ेंगे कम होता जाता है, और जब पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो नीचे के मैदानों की तुलना पहाड़ों में जो वायु है वो ठंडी होने लगती है या हल्की होने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, द एयर प्रेशर इज लो एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर योर लंग्स टू take in. With less oxygen getting into your body has to work harder to keep you moving. That's way people sometimes feel breathless, dizzy or tired at high altitude. तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, जब जो प्रेशर है अगर वो कम लग रहा है तो इससे हमें अपने शरीर को गतिशील रखने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसी काम की वजह से कभी कभी लोग ऊंचे स्थानों पर सांसें फूलना, चक्कर आना और थकावट जैसा अनुभव करना, ये इसी वजह से होता है। क्यों? टेम्परेचर वहाँ पे कम है, वहाँ पे बहुत हल्का टेम्परेचर है। तो इसका मतलब क्या है? दिस डज नॉट मीन दैट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन द प्लेन बिलो और ऑन द कोस्ट। तो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है नीचे के मैदानों में अथवा तटों के आसपास अधिक होता है। कभी कभी नाटकीय रूप से ये गिर भी जाता है, यानी कि समटाइम ड्रॉप ड्रामेटिकली रिजल्टिंग इन व्हाट मेट्रोलॉजिस्टिक कॉल एट डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम विच कैन समटाइम डेवलप इनटू ए स्टॉर्म और एवर ए साइक्लोन। तो जब ये कभी कभी ये जब अचानक से गिरेगा तो मौसम वैज्ञानिक डिप्रेस अथवा जो निम्न तापमान है या लो प्रेशर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो कभी कभी तूफान और चक्रवात के ये की वजह से भी ऐसा होता है। जैसे ही चक्रवात आना शुरू होगा या साइक्लोन और स्टॉर्म जब आने शुरू होंगे उस समय टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिर जाता है। तो यही देख करके जो हमारे जो जोग्राफर हैं वो इसको मेजर करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इट वुड बी इम्पोर्टेंट ऑफ मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर? हाउ आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज सच मेजरमेंट? तो आप ये बताइए कि वायुमंडल को जो प्रेशर है वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, क्या उसको मापना बहुत महत्वपूर्ण है? और वे लोग कौन हैं जिन्हें इस प्रकार के मापन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो हम जानते हैं कि इसकी आवश्यकता हर किसी को होती है। वायुमंडल का जो प्रेशर है वो अगर कम और ज़्यादा हो रहा है तो हम जानते हैं कि उससे बारिश भी होगी, उससे साइक्लोन भी होंगे। साइक्लोन होंगे तो समुद्र के आसपास के लोगों को सुरक्षित जाने के लिए ज़रूरत है। और अगर बारिश की वजह से ऐसा बारिश आने वाली है, इसकी संभावना अगर बनी रहेगी तो इससे किसान
सुरक्षित अपने फसल और अपने अनाज को कर पाएंगे। स्कूल में बच्चे, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है, छुट्टी कर दी जाती है ताकि बहुत मौसम ख़राब हो रहा है, बच्चों को नुकसान ना हो और बाढ़ या फिर किसी भी फ्लड की वजह से कोई भी नुकसान ना हो। ये हर किसी के लिए आवश्यक है कि टेम्परेचर या फिर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसका मेजरमेंट किया जाए। तो वायुमंडल आपको मापने के लिए भी हम क्या बैरोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं एज विथ थर्मामीटर। तो इसके साथ में ही थर्मामीटर का भी हम यूज़ करते हैं। जो ये अनेक प्रकार के होंगे, ये जो होते हैं ये यूनिट दे डिस्प्ले द जनरली इज द मिली बार। ये इसका यूनिट जो है वो मिली बार है। और बैरोमीटर normally atmospheric pressure that the sea coast in around 1013 MB and millibar the pressure below 100 MB indicated the depression। तो यहाँ पे क्या है कि समुद्र तट पर अगर सामान्य जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो लगभग 1013 मिलीबार और जो होता है, और 1000 मिलीबार से कम का अगर वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने का संकेत देता है, यानी कि इससे अगर कम हो जाएगा 1000 से तो ये इंडिकेट करेगा डिप्रेस को, यानी कि कम तापमान होने को ही इंडिकेट करता है। आगे यहाँ पे थिंक अबाउट इट। अब हमें यहाँ पे क्या सोचना है, पीपुल हु जर्नी टू प्लेस एट द हाई एल्टीट्यूड आर एडवाइज टू मेक pauses on the way to allow the body of calamities। और तो यहाँ पे क्या है, जो अधिक ऊंचाई पर हम अगर यात्रा करते हैं तो लोगों को इस एडवाइस की जाती है, क्या करेंगे वो लोग, किसी भी अपने जो बॉडी है ना उसको पहले से ही टेम्परेचर के अनुकूल आ जाए, इसके लिए हमें कुछ जगह पर रुकना चाहिए। ये नहीं कि सीधे हम गर्मी वाली जगह से सीधे ठंडे वाली में चले गए और ठंडी जगह से हम सीधे गर्म वाली जगह में चले गए। हमें कुछ जगह पे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी को टेम्परेचर का पता चल सके। तो हमारे जो आर्मी के जो लोग हैं, आर्मी पर्सनल हैं जो है हाई एल्टीट्यूड पर काम करते हैं, जैसा कि काराडुंगला ये जो है लद्दाख में है और विच ओवर द 5600 मीटर अबव सी लेवल। तो 5600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भी जगह पर काम करना, कल्पना करना भी कठिन है। ऐसे स्थानों पर कैसे रह सकते हैं, तो ये सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होगा। ये सारा चीज़ें, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और इसकी ऐसे में भी ये लोग सुरक्षा दे रहे होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर द जनरली अबाउट 650 मिलीबार। तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो लगभग 650 मिलीबार के आसपास रहता है। एक और हमारा आखिरी टॉपिक है वो है विंड। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फॉर एरिया of high pressure to area to low pressure। speed and direction are two important factor when the describe the wind। तो हवा को हम जब भी डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हम दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। एक तो होती है इसकी स्पीड और दूसरा हम इसकी नापते हैं डायरेक्शन। इन दोनों चीज़ों पे हम जब बात कर रहे होते हैं तब हम ये कहते हैं कि ये इसका जो महत्वपूर्ण कारण है, तो इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर, तभी हम इसको डिस्क्राइब कर पाते हैं हवा को। तो उच्च दाब वाले क्षेत्र से, यानी कि हाई जो प्रेशर वाला क्षेत्र एरिया है, वहाँ से लो प्रेशर की तरफ को जो एयर है उसका डायरेक्शन होगा, तो उसी को ही हाई टू लो या लो हो या हाई हो। लेकिन ये जो स्पीड एंड डायरेक्शन है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्पीड और उसकी डायरेक्शन क्या है।
इन दोनों चीज़ों को हम जब ध्यान में रखेंगे तो हम ये कह पाएंगे कि हाँ, हवा कितनी गति से 30 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट गई या नॉर्थ से साउथ की तरफ को आ रही है। तो ये हम तब बता पाते हैं जब हम इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को ही ध्यान में रखते हैं। तो एक फिर यहाँ पे थिंक अबाउट इट, हैव यू सीन सीड लाइक दिस फ्लाइंग इन द विंड, व्हाट वुड हैपन टू द सीड इफ देयर वाज नो विंड। तो यहाँ पे कई प्रकार के जो बीज हैं वो पवन में उड़ते हुए देखा होगा, यानी हवा में आपने उड़ते हुए देखा होगा। अगर हवा ना हो तो इन बीजों का क्या होगा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे फैलेंगे। तो ऐसे कुछ फ्लावर वगैरह या फिर कुछ कांटे या झाड़ियों में अक्सर आपने ऐसे देखा होगा कुछ इस तरह के बीज जो कि हवा के साथ एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। द विंड इज इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर, इट्स डायरेक्शन टू द स्पीड हेल्प। तो कुल मिलाकर के मौसम क्या है, जो विंड है वो इस मौसम का, जो हमारा वेदर का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। उसके साथ साथ ही इसकी वजह से ही हम मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और इसकी दिशा का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके साथ साथ ही जो वायुयान चला रहे हैं, एयर पायलट है या फिर नाविक वगैरह जो होते हैं, जो नाव चला रहे होते हैं, वो अवेयर होते हैं विंड के डेटा से ही, उनको भी अवेयर होना होता है। आसमान में आप पायलट हैं, आप आसमान में अपना एरोप्लेन लेके गए तो आपको विंड का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लैंडिंग और करनी पड़ती है या फिर उसको उड़ाना है, ताकि मूवमेंट जो है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही नाव चलाने वाले नाविक को भी विंड का मूवमेंट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एज द विंड हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग और सेलिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि जो विंड है वो दोनों ही जगह पे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। और फार्मर को भी आल्सो विंड डायरेक्शन प्रेडिक्शन व्हेन द रेन माइट कम ऑफ फ्रॉम, तो फार्मर को भी ये हेल्प करती है कि बारिश किस दिशा का अनुमान, किस दिशा की तरफ हवा चल रही है, बारिश हो सकती है नहीं हो सकती, उसका भी हम नॉर्मली आकलन कर लेते हैं। उसके साथ साथ तेज गति से ही जो विंड आएगी उसकी वजह से कई बार मिट्टी को जल्दी सूखने का कारण भी ये बन जाती है। सो हाउ डू वी मेजर द डायरेक्शन एंड स्पीड, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेदर वेन्स, विंड वेन्स या फिर वेदर वेन्स को ही हम लोग प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से हम इन ये जो होता है ना घूमने वाला कुछ एक कटोरे नुमा सा बना होगा चार दिशाओं की तरफ को, अक्सर आपने कहीं पे देखा होगा। तो ये चारों दिशाओं में घूमते रहता है और ये विंड की स्पीड को हमें बता रहा होता है कि कौन सी डायरेक्शन में विंड जो है चल रही है। सॉरी, चार दिशाओं पे ना, कई बार चार दिशाओं में होगा और कई बार ये दो साइड को ऐसे बना होगा कटोरी नुमा सा, और ये नीचे एक मीटर से यहाँ पे कनेक्टेड होगा और किसी पोल पे इसको लगा दिया जाता है खुले से स्थान पर, और ये घूमने का काम करता है और जिससे पता चलता है कि कितना स्पीड इस समय हवा में है। तो ये एक पॉइंटर भी अक्सर हम लगाते हैं जो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान किस डायरेक्शन की तरफ को हवा चल रही है उसको भी बताने का काम करता है। ये जो विंड वेन है ये काम करेगा हवा की स्पीड बताने का, ये यहाँ पे मेजर हो रही होगी, और पॉइंटर जो है किस डायरेक्शन में हवा है वो बताएगा, और इसके पीछे से थोड़ा सा धागा टाइप का पूंछ जैसी बना दी जाती है ताकि वो जब पवन की जो दिशा है वो जिधर साइड को मुड़ेगी या ये भी धीरे धीरे से उसी तरफ को मुड़ता है, और जो पतला वाला धागा है ना वो उसके साथ साथ ये थोड़ा सा हल्की हवा में भी उड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये विंड वेन दी हुई है और इसके साथ साथ ये भी मेज़र करने के लिए हमें एक पॉइंटर दिया हुआ है। इसके पीछे से यहाँ पे धागा भी बंधा होगा
जो कि हल्की हवा में भी उड़ रहा होगा। ये तो मोटा सा है, ये कितना सीधा होगा, कितना उतना ही हमें पता चल जाएगा कि अगर ये सीधा है तो हवा की गति को यहाँ पे पता चल जाता है कि ये बहुत प्रेशर हवा में है। लेकिन अगर ये पूरा ही नीचे है लेकिन फिर भी एक पतला सा तागा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बता देगा कि हाँ ये बहुत हल्की हवा में भी उड़ सकता है। एक मेज़रमेंट करने के लिए एक तरीका बनाया गया। ऊपर से इसके भी यहाँ पे कुछ विंड वेव्स लगी हुई है। द विंड वेव्स ऑन द टर्मेटिक कॉल विंड सॉक। तो हवाई अड्डों पे इसको अक्सर देखा होगा अगर यह लगा हुआ, अदरवाइज हमने पिक्चर पे तो देख ही लिया है। तो ये tarmac is called the windsock. It's give pilot to indicate the direction of the wind during takeoff and landing. Similar sock are used the industries that release as of gases. तो यहाँ पे जो एरोप्लेन है उसको टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए हम दिशा संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। और राख हो या गैस हो, इसका निस्तारित करने वाले उद्योगों में भी यानी कि जहाँ पे गैस हो या फिर ऐस हो, यानी राख और गैस दोनों ही यहाँ पे जब जिन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। द सिंपलिसिटी in instrument of the measure the wind direction and speed anemometer। एनेमोमीटर का इस्तेमाल करके हम हवा को नापते हैं। पवन वेग मापी या एनेमोमीटर इसको हम बोलते हैं। पवन की गति और दिशा को मापने के लिए इसका सबसे सरल उपकरण ये है। इनमें 3 अथवा 4 धातु के पतले से प्याले टाइप के लगे होते हैं, जो कि हमने पिक्चर में देख लिया है। यहाँ पर कई बार 3 लगे होंगे, कई बार 4 लगे होंगे, ये लगे होते हैं। तो ये सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सरल तरीका है। मेटल कप इसके ऊपर लगे होते हैं और ये क्या कर रहे होंगे, एक सीधे से खड़े रहते हैं, पवन तेजी से बह रही है और कितना अधिक तेजी से घूम रही है, ये सारा अभी जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर लिया है। इसके किलोमीटर पर प्रति आवर के हिसाब से ये आपको घूमते हुए मीटर में दर्शा देता है। अगला हमारा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर इन आवर लास्ट लिस्ट। इट्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपराइज प्रेजेंट इन द एयर। इट ऑल्सो डिपेंडेंट ऑफ फैक्टर लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। तो ये क्या करता है, जल वाष्प जो होगा वो वेपर जो होगा, वाटर वेपर जो हो रहा है उसको प्रेजेंट डे में जो हवा में जितना भी हो रहा है उसको ये उसकी वजह से ही ह्यूमिडिटी होती है। और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, हवा और विंड पे, प्रेशर पे और लोकेशन पे कि किस जगह पे ये है। Kochi has higher humidity than the Jaipur because of the located near the sea. But how will we know for sure? If we had to compare the humidity level between Kochi and Mangaluru, how would we do it or discuss with your classmate? जब जल में जो है वेपराइजेशन बहुत होगा तो यह ठंडा प्रभाव उत्पन्न करता है। और यदि वायुमंडल की जल की मात्रा पहले से ही अधिक है, हाई जो ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पे धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा। ऐसा जो है सामान्यतः वर्षा के दिनों में होता है। तो क्या है कि आर्द्रता जो है वो जो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है, इसको आर्द्रता को मापा जाता है इसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। एयर दैट वुड, तो हवा जो है वो बिल्कुल भी जलवाष्प नहीं होगी, जो प्राकृतिक परिस्थिति में असंभव है। तो उसमें 0% आर्द्रता होगी। जब जल वाष्पन से संतृप्त जो है वायु में संक्षेपित आर्द्रता क्या होगा, 100 होगा। इफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द लीज 52 while in Kochi it is 48, in which is the two place are wheat clothes like to dry faster।
तो यहाँ पर गीले कपड़े कहाँ पर सूखने की संभावना ज़्यादा है? यदि दोनों स्थानों पर तापमान समान है तो कहाँ आपने अधिक पसीना आने की संभावना है? तो ये कौन सी जगह वो होगा जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, या जहाँ पे थोड़ा सा कम ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, दोनों में से कहाँ पर ज़्यादा होगा? बट हाउ वुड वी मेजर द सच नंबर? दिस इज़ डन थ्रू एंड द इंस्ट्रूमेंट कॉल हाइड्रोमीटर। तो हम ह्यूमिडिटी को किससे मापते हैं? तो ये हाइड्रोमीटर से मापते हैं। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है वो भी दिए गए थे समय समय पर, तो आपको इनको नोट कर लेना है। अगेन दे आर द सर्वेल टाइप ऑफ द हाइड्रोमीटर डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर basis on the measurement of humidity. It is of great importance in many industrial process such as food processing. Museum also monitor humidity as they need to maintain a dry environment to preserve their exhibit. तो हाइड्रोमीटर का हम उपयोग करते हैं, और हाइड्रोमीटर ये भी कई प्रकार के होंगे, उनके सिद्धांत पर निर्भर करता है। जैसे खाना जो है फूड प्रोसेसिंग के लिए जो इस्तेमाल होगा, अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में आर्द्रता का मापना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो फूड प्रोसेसिंग जैसी कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इनका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और संग्रहालयों में भी आर्द्रता की निगरानी रखी जाती है, क्योंकि अपनी प्रदर्शनी की जाने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ पर पेंटिंग या ड्राइंग जैसे काम भी होंगे वहाँ पर भी ड्राई एनवायरनमेंट का होना मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो पेंट जो है ख़राब ना हो सके। तो लास्ट में आज के लिए यहीं तक टॉपिक था। एक और पार्ट हमारा और आएगा, इससे पहले एक आ चुका है। और आप सबका धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, और एक लाइक ज़रूर कर जाएं, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, वो कमेंट सेक्शन में बताना आपका बहुत आवश्यक है। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।